13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन स्थलों और बाजारों में हो रही भीड़ भाड़ को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर भीड़ को नियंत्रित करने को कहा है। कोरोना काल में भीड़ निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन सारी भीड़ सिर्फ हिल स्टेशन और बाजारों में नहीं हो रही है। ये वीडियो बिहार के गोपालगंज का है, जो अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वैक्सीन लेने के लिए शहर के अंबेडकर भवन में लोगों का हुजूम पहुंचा। बिना खाना खाए और बिना पानी पिए लोग कई घंटे इसी तरह कतार में खड़े रहे। जब खुराक का नंबर नहीं आया तो कुछ युवकों ने गुस्से में आकर धक्का मुक्की शुरू कर दी और इस दौरान जमकर कुर्सियां भी फेंकी गई। ऐसे वीडियो हम पिछले कई दिनों से पूरे देश से आते हुए देख रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं कि टीका जान बचाने के लिए ज़रूरी है। कई संस्थानों ने अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की शर्त भी रख दी है और इसीलिए टीके की मांग में भारी उछाल है। लेकिन टीके की सप्लाई बढ़ने की जगह घटती जा रही है। केंद्र सरकार का अपना लक्ष्य ये है कि दिसंबर तक सभी पात्र नागरिकों को टीका लगा दिया जाए। बार बार विशेषज्ञों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया है कि इसके लिए रोजाना कम से कम 60 लाख खुराकें लगाने की ज़रूरत है। लेकिन 21 जून से 27 जून वाले हफ्ते को छोड़ दें तो हम इस टारगेट को सिर्फ एक बार छू पाए, 3 जुलाई। बाकी दिन टीकाकरण 30 से 40 लाख खुराकों के बीच ही झूलता रहा। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि असल टारगेट 80 लाख रोजाना रखा जाना चाहिए। इसका मतलब टीकाकरण की रफ्तार जरूरत से आधी है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी राज्य से टीकाकरण केंद्रों के बंद हो जाने की खबर नहीं आती, क्योंकि टीका ही नहीं पहुंच रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को लेकर राज्यों का तर्क है कि टीके की उपलब्धता केंद्र का विषय है। जितना टीका आता है लगा दिया जाता है। टीके की कमी और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ भाड़ को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना पक्ष रखा ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि टीकों के स्टॉक और आवंटन की जानकारी राज्यों के पास पहले से होती है। ऐसे में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी वही होंगे। एक ट्वीट में मांडविया ने कहा, मीडिया में भ्रम व चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया व इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से ही दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। मंत्री जी का पूरा जोर पूर्व सूचना पर है, जबकि होना चाहिए अभी की सूचना पर। स्वास्थ्य मंत्री का ही ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जून में 11 करोड़ 46 लाख खुराकें उपलब्ध कराई गई और जुलाई में इसे बढ़ाकर 13.5 करोड़ किया गया। 13.5 करोड़ खुराकों का मतलब होता है कि इस महीने में यानी कि जुलाई में औसतन 45 लाख खुराक हर दिन लगाई जा सकती हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये संख्या नाकाफी है। सरकार अपने बचाव में कह सकती है कि वो आने वाले महीनों में उपलब्धता बढ़ा देगी, लेकिन क्या हमारे पास आने वाले वक्त तक रुकने का विकल्प है? राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही अभी ये हाल है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर इतने टीके नहीं पहुंच पाते कि टीका लगवाने आए सभी लोगों को एक एक खुराक मिल पाए। ये दिक्कत स्लॉट्स वालों के साथ भी है, वो स्लॉट नहीं बुक करवा पा रहे हैं। जो लोग वॉक इन के लिए जाते हैं, मतलब बिना स्लॉट बुक किए सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाते हैं, उनकी भी ये शिकायत होती है कि टीके इतने नहीं हैं कि हर किसी को मिल जाएं जो किसी एक दिन वहाँ पहुँचते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि 12 हफ्तों के अंतर वाले नियम ने टीकाकरण के विस्तार के लिए मोहलत दी है, लेकिन इसके चलते आने वाले वक्त में टीके की मांग अचानक बढ़ सकती है, क्योंकि ढेर सारे लोगों के लिए दूसरी खुराक की मियाद एक साथ आ जाएगी। सरकार को चाहिए कि टीकाकरण की पूर्व सूचना के साथ साथ पर्याप्त टीका भी उपलब्ध करवा दे। दूसरी सुर्खी का संबंध भी कोरोना महामारी से ही है। 13 जुलाई की देर शाम ये खबर आई कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी, लेकिन अब तक चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। योगी सरकार न सिर्फ ये चाहती है कि प्रतिबंधों के साथ यात्रा हो जाए, बल्कि वो कांवड़ियों को हरिद्वार भेजने पर भी आमादा है। सूत्रों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बात की और कहा कि सीमित संख्या में ही सही कांवड़ियों को हरिद्वार भेजने की अनुमति दी जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार द्वारा यात्रा जारी रखने के फैसले से खुश नहीं है। आज जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर केंद्र, उत्तराखंड और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तीसरी सुर्खी बनाई आज हुई कैबिनेट बैठक ने। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल 14 महीनों बाद आमने सामने की बैठक में मिला। कोरोना काल में कैबिनेट वर्चुअल मीटिंग से काम चला रहा था। कैबिनेट सचिवालय ने एक RTI याचिका के जवाब में बताया है कि 19 अगस्त 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 39 बार मिला है।
लेकिन आज मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया। चूंकि मानसून सत्र 5 दिनों बाद शुरू हो रहा है, इसीलिए ये बैठक अपेक्षित थी। बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता बहाल कर दिया गया है। अब डीए 17% से बढ़कर 28% कर दिया गया है और ये इस साल की 1 जुलाई से लागू होगा। ये फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों को मिलेगा और सरकार इस मद में 34,400 करोड़ का खर्च करेगी। कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। रही बात मानसून सत्र की तैयारी की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें पार्टियां सदन में अपने नेताओं को भेजने वाली हैं। इसी दिन एनडीए के घटक दलों के नेता भी मिलेंगे और भाजपा संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। एक और अपडेट ये कि मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट कमेटियों में फेरबदल के बाद मोदी सरकार ने राज्यसभा में अपने नए नेता का ऐलान कर दिया है। अब तक सदन के नेता थावरचंद गहलोत थे जो कि कर्नाटक के राज्यपाल होकर महामहिम हो गए हैं। सो अब उनकी जगह राज्यसभा में सदन के नेता होंगे पीयूष गोयल। वैसे खबर यह भी है कि कांग्रेस भी लोकसभा में अपना नेता बदलने पर विचार कर रही है। पार्टी में इस बात पर काफी दिनों से मंथन चल रहा है कि क्या अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को सदन में पार्टी का नेता बनाया जाए। अंतिम सुर्खी बनी है दिल्ली की एक अदालत की टिप्पणी से और इसका संबंध फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से है। अक्टूबर 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो गोंडा के रहने वाले मोहम्मद नासिर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करे। नासिर ने पिछले साल 19 मार्च को दिल्ली पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 24 फरवरी को दंगों के दौरान उन पर गोली चली और उनकी बाईं आंख में चोट आई। नासिर ने नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी और अन्य पर इस हमले का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो नासिर कोर्ट गए। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में ये कहा था कि इस मामले का जिक्र एक अन्य एफआईआर में हो चुका है और इसीलिए अलग से एक और एफआईआर की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस को अदालत से जो आदेश मिला उसके खिलाफ एजेंसी ने अपील की थी जो आज खारिज हुई है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में बड़ी लापरवाही से जांच की है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया पुलिस उन्हें ही बचाने में लग गई। अदालत ने इस मामले में दिल्ली के भजनपुरा पुलिस थाने के एसएचओ और उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है।